सवाल यही किया जा रहा है कि क्या राहुल गांधी की न्याय यात्रा भारतीय जनता पार्टी की श्री राम के नाम पर अवसरवादी राजनीति, यहां तक कि जिस तरह की नफरती राजनीति उसके नेता करते हैं, क्या राहुल गांधी की न्याय यात्रा भारतीय जनता पार्टी की राम के नाम पर अवसरवादी राजनीति के सामने टिक पाएगी? राहुल गांधी की चुनौती कितनी गंभीर है दोस्तों, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कल शाम प्राइम टाइम में तमाम न्यूज चैनल्स क्या खबरें कर रहे थे, उसके हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये देखिए, इंडिया टुडे के मालिकान किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने नतमस्तक थे, उन्हें देश का सबसे लोकप्रिय नेता बता दिया गया है। मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, इसमें दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री सबसे लोकप्रिय नेता हैं, मगर ये जो न्यूज चैनल्स हैं, ये जो सो कॉल्ड संस्थाएं हैं जिसका नाता पत्रकारिता से है, क्या इन्होंने कभी भी प्रधानमंत्री जिस तरह से मुद्दों से बचते हैं, चाहे मणिपुर हो, चाहे महिला सम्मान हो, चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे चाइना हो, इन मुद्दों पर प्रधानमंत्री जिस तरह से खामोश रहते हैं, क्या कभी इन मैगजीन्स ने, इन चैनल्स ने सवाल किया है? आगे देखिए दोस्तों, किस तरह का कवरेज अलग अलग न्यूज चैनल्स में चल रहा है, जो अपने आप में बहुत शॉकिंग है। कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा जो हैं, कांग्रेस छोड़ते हैं और मिलिंद देवड़ा के जरिए राहुल गांधी और कांग्रेस पर हमला बोला जा रहा है। सबसे हास्यास्पद है उनका यह बयान जो आपके स्क्रीन पर है। मिलिंद देवड़ा एक्सक्लूसिव, मिलिंद की जुबानी सुनिए कांग्रेस का 2024 का प्लान। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, ये वो मिलिंद देवड़ा हैं जिन्हें 35 साल की उम्र में मंत्री बना दिया गया था यूपीए 2 में। ये क्या चाहते थे कि यूपीए 2 में इन्हें प्रधानमंत्री बना दिया जाए, सिर्फ इसलिए कि साउथ मुंबई से इनका टिकट कट सकता था और उद्धव ठाकरे की पार्टी के अरविंद सावंत को वो टिकट मिल सकता था। इस व्यक्ति ने छलांग लगा दी और इस खबर को गोदी मीडिया इस तरह से पेश कर रहा है कि राहुल गांधी को, कांग्रेस को बहुत जबरदस्त नुकसान पहुंच रहा है। मगर सबसे शॉकिंग, मिलिंद देवड़ा बता रहे हैं कि कांग्रेस का क्या 2024 का प्लान है। एक निहायत ही सो कॉल्ड वंशवाद से निकला अवसरवादी नेता। तमाम न्यूज चैनल्स में दोस्तों किस तरह की कवरेज चल रही है, एक एक करके। भगवा लहर प्रचंड, चुनाव से पहले विरोधी खंड खंड, विरोधी सीट शेयर करते रह जाएंगे, मोदी 400 जीत जाएंगे। इंडिया टीवी, रजत शर्मा की इंडिया टीवी ने इस बात का ऐलान कर दिया है। आगे देखिए, चुनाव आते हैं हाथ छोड़ जाते हैं, यानी कि विपक्ष और कांग्रेस में बंटवारा पैदा करना, दोहराव पैदा करना, पूरी कोशिश में गोदी मीडिया लगा है। मगर मजाल है कि किसी भी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री से सवाल किया जाए कि राम के नाम पर क्या राजनीति हो रही है, जो मुद्दे शंकराचार्य उठा रहे हैं उस पर सार्थक बहस भी हो। आगे देखिए, राम का बुलावा विपक्ष ने ठुकराया, यानी कि विपक्ष को बार बार राम विरोधी करार देना, जबकि विपक्ष सिर्फ 2 मुद्दे उठा रहा है। सबसे पहली बात, विपक्ष ये कह रहा है कि ये 22 जनवरी का आयोजन बीजेपी और आरएसएस का राजनीतिक मंच बनकर रह गया। और दूसरी बात, अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए। विपक्ष में समाजवादी पार्टी पर भी हमला बोला जा रहा है, जबकि अखिलेश यादव ने अपने इस बयान में स्पष्ट किया है कि वो प्राण प्रतिष्ठा के बाद, यानी 22 जनवरी के बाद अपने परिवार के साथ राम मंदिर जाएंगे। तो अखिलेश यादव के इस पक्ष को गोदी मीडिया क्यों नहीं पेश कर रहा है? आगे देखिए दोस्तों, मोदी का ब्रह्मास्त्र 2024 में विरोधी दक्षिण से भी अस्त, क्या कांग्रेस हिंदू वोट के मंदिर टेस्ट में फेल हो गई है? 2 चीजें, दक्षिण में भाजपा के ख्याली पुलाव को बढ़ावा दे रही है गोदी मीडिया, और दूसरी तरफ राहुल को एंटी हिंदू बताना। आगे देखिए साहब, राम भक्तों के लिए कल्याण का वचन, भंग कार सेवकों के लिए कुर्सी कुर्बान, राम टाट में कौन कौन था ठाट में, यानी कि इतिहास के जरिए एक बार फिर विपक्ष पर हमला किया जा रहा है। मगर वर्तमान में जो शंकराचार्य मुद्दा उठा रहे हैं उसकी कहीं कोई चर्चा नहीं है। राम के नाम पर भारतीय जनता पार्टी किस तरह से ओछी राजनीति कर रही है उसकी कहीं चर्चा नहीं है। आगे देखिए साहब, क्या राहुल और प्रियंका के बीच सब कुछ ठीक है?
मणिपुर से राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू, प्रियंका रही नदारद। अब ये देखिए दोस्तों, भाजपा की आईटी सेल का प्रोपेगेंडा जो है जी न्यूज आगे बढ़ा रहा है। अगर प्रियंका गांधी वाड्रा नहीं पहुंची तो राहुल और प्रियंका के संबंध गड़बड़ा गए हैं। याद कीजिएगा, जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी तब अनुराग ठाकुर ने यही बात कही थी, सूचना प्रसारण मंत्री ने भी। प्रियंका गांधी शामिल हुई, ऐसी कोई खबरें बाद में नहीं आई कि भाई बहन के रिश्ते खराब हो गए। मगर ये देखिए किस तरह से प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। ये देखिए, एक और टाइम्स नाउ और भारत, वही जुबान। राहुल प्रियंका पर बीजेपी नेता अमित मालवीय का बड़ा दावा, बोले राहुल और प्रियंका में सब ठीक नहीं है। राहुल प्रियंका की लड़ाई अब सड़क पर आई, राहुल की न्याय यात्रा में नहीं आई प्रियंका गांधी। शब्दावली देखिए दोस्तों, राहुल और प्रियंका की लड़ाई सड़क पर आई। यानी कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी को हिंदू विरोधी बताते हो, जनता को फिर यह बताते हो कि देखो परिवार में भी ठीक नहीं चल रहा है, भाई बहन में लड़ाई चल रही है, सारी खबरें काल्पनिक हैं। इस तरह से विपक्ष पर निशाना साधा जाता है। सीधा सा सवाल, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मैं 22 जनवरी को नहीं जाऊंगा मगर बाद में अपने परिवार के साथ जाऊंगा। उनका बाकायदा ये खत है भाई, जो उन्होंने माननीय चंपत राय को लिखा है, मगर कौन सा गोदी मीडिया ये दिखला रहा है। अखिलेश पर निशाना, राहुल पर निशाना, इरादा स्पष्ट है। किसके लिए बैटिंग की जा रही है, किसके लिए फील्डिंग की जा रही है, सब दिखाई दे रहा है दोस्तों। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि राहुल की राह बहुत मुश्किल है। क्या उनकी न्याय यात्रा भाजपा की राम राजनीति के सामने टिक पाएगी? आगे देखिए साहब, राहुल से दोस्तों ने क्यों बनाई दूरी। यानी कि हर जगह पर आप देख रहे हैं किस तरह से राहुल गांधी पर निशाना साधना, विपक्ष पर निशाना साधना, और यह चल रहा है। कल राहुल गांधी की न्याय यात्रा शुरू हुई। कितने न्यूज चैनल्स ने जो बुनियादी मुद्दे राहुल गांधी उठा रहे हैं उसे आपके सामने पेश किया। राहुल गांधी ने इस न्याय यात्रा की शुरुआत करते हुए जनता के सामने कहा कि आपके सामने मणिपुर एक मिसाल है। उन्होंने बतलाया कि मैंने मणिपुर से यात्रा क्यों शुरू की, क्योंकि मणिपुर में हालात बद से बदतर होते गए मगर प्रधानमंत्री खामोश रहे, और यह अपने आप में वाजिब मुद्दा है। क्या कहा राहुल गांधी ने, आइए सुनते हैं। 29 जून को मैं मणिपुर आया था और उस विजिट में जो मैंने देखा, जो मैंने सुना, मैंने कभी पहले नहीं देखा था, नहीं सुना था। 2004 से मैं राजनीति में हूं। पहली बार मैं हिंदुस्तान के एक प्रदेश में गया जहां गवर्नेंस का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स कर गया था, जिसको हम मणिपुर कहते थे। 29 जून के बाद वो मणिपुर रहा ही नहीं, बट गया। कोने कोने में नफरत फैली, लाखों लोगों को नुकसान हुआ, भाई बहन, माता पिता आंखों के सामने मरे। और आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर में आपके आंसू पोंछने, आपसे गले लगने, आपका हाथ पकड़ने नहीं आए। शर्म की बात, शायद नरेंद्र मोदी जी के लिए, बीजेपी और आरएसएस के लिए मणिपुर हिंदुस्तान का भाग ही नहीं। तो एक बात स्पष्ट हो जाता है दोस्तों, राहुल गांधी न्याय को एक बड़ा मुद्दा उठा रहे हैं, और यह न्याय न सिर्फ वंचितों को लेकर है, बल्कि जिस तरह की भागीदारी नौकरियों में, नौकरशाही में, शिक्षा में अति पिछड़े वर्गों को है, उसको लेकर भी वो मुद्दा उठा रहे हैं। और यहां पर राहुल गांधी इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठा रहे हैं, वो है जातीय जनगणना का मुद्दा। दूसरी तरफ बिहार में वो जमीन नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव लगातार तैयार कर रहे हैं। नीतीश और तेजस्वी का पंच, उनका फोकस साफ है। उनका फोकस है नौकरियों पर और जातीय स्तर पर जो पिछड़े वर्ग हैं उन्हें इंसाफ मिले। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जिस तरह से तेजस्वी और नीतीश कुमार अलग अलग मोर्चों पर नौकरियां दे रहे हैं, कितने न्यूज चैनल्स इसकी चर्चा कर रहे हैं? मैंने आपसे क्या कहा? मकसद साफ है, विपक्ष को धर्म विरोधी बताओ, मगर विपक्ष द्वारा किए जा रहे जो सकारात्मक कार्य हैं उसकी चर्चा तक ना करो। क्या यह पत्रकारिता है? क्या यह नहीं बतलाता है कि किस तरह से भाजपा की सुपारी लेकर टारगेट किया जा रहा है विपक्ष पर?
मगर जिस तरह से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव उस मुद्दे को बिहार में ज्वलंत कर रहे हैं, उस मुद्दे को उठा रहे हैं, क्या यह मुद्दा उत्तर प्रदेश में भी गूंज सकता है? क्या राष्ट्रीय तौर पर राहुल गांधी जो है इसे एक मुद्दा बना सकते हैं? क्योंकि हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की जो पहुंच है वो बिहार तक सीमित है। अगर जातीय जनगणना और आपकी आबादी के हिसाब से आपको जो हिस्सेदारी मिले, इस मुद्दे को बड़ा बनाना है तो इसमें कांग्रेस की एक अहम भूमिका होने वाली है और इसे मिलाना पड़ेगा न्याय के साथ। आपकी स्क्रीन पर इस चेहरे को देखिए दोस्तों, बिल्किस बानो। बिल्किस बानो के ऊपर जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि उन 11 लोगों को दोबारा जेल भेजा जाए, जिन 11 लोगों ने बिल्किस बानो के साथ दुष्कर्म किया था, उनके परिवार के लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। और यह ना भूलें, उन 11 लोगों की रिहाई केंद्र सरकार ने करवाई थी। इस तरह से बेरहमी है। सिर्फ राहुल गांधी जैसे चंद नेता थे जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया। भाजपा को तो लगता है कि बिल्किस बानो के साथ नाइंसाफी उसे वोट्स दिलवाएगी और हो सकता है कि गुजरात में वोट मिले भी हों, क्योंकि याद कीजिए 15 अगस्त के दिन बिल्किस बानो के 11 गुनाहगारों को रिहा कर दिया जाता है जब प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से महिलाओं के साथ इंसाफ की बात कर रहे होते हैं। कितनी बड़ी विडंबना थी। और फिर बिल्किस के गुनाहगारों के साथ दाहोद से भाजपा के एक सांसद और लीमखेड़ा से बीजेपी के एक विधायक ने मंच साझा किया था। खुला खेल फर्रुखाबादी, और इस बात को लेकर बिल्कुल भी शर्म नहीं है। यही वजह है कि वो बतला रहे हैं कि न्याय यात्रा की क्या जरूरत है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई न्याय यात्रा? Because we are going through a period of great injustice in India. Social, economic, and political injustice. Injustice against the people of Manipur, the traditions of Manipur, but also injustice across the nation. Huge levels of unemployment, massive price rise is what the whole of India is facing. On the social side, the large mass of India's people, the lower castes, Dalits, tribals, simply do not have a say in the governance system of the country. तो एक बात स्पष्ट हो जाती है दोस्तों, एक तरफ राहुल गांधी की न्याय यात्रा, मगर दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो कि राम के नाम पर अब अपने तेवर और उग्र करने वाली है। 22 जनवरी हम जैसे जैसे 22 जनवरी की तरफ बढ़ रहे हैं, एक बात स्पष्ट हो रही है कि जो भी भाजपा के रास्ते में आएगा उसे साफ किया जाएगा। विपक्ष को लगातार बदनाम किया जा रहा है और मैं इस मंच पर आपको लगातार वो कार्यक्रम दिखाता रहा हूं, मगर सबसे शॉकिंग जिसका जिक्र मैं आपके सामने करता रहा हूं कि शंकराचार्यों तक को नहीं बख्शा जा रहा। शंकराचार्य को धर्म विरोधी बताया जा रहा है। कल ही मैंने अपने कार्यक्रम में बताया था कि भाजपा के गुर्गों ने किस तरह से शंकराचार्यों के खिलाफ दुष्प्रचार चलाया कि देखिए किस तरह से मुस्लिम मजारों में फूल अर्पित कर रहे हैं, जबकि मुस्लिम मजार नहीं थी, ये रामदेव पीर की मजार थी। फिर भी हमारे शंकराचार्यों को बदनाम किया गया। शंकराचार्य भी आक्रोशित हैं। याद कीजिए किस तरह से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी ने पत्रकारों के सामने नाराज होकर एक अखबार का हवाला दिया था जिन्होंने उनके खिलाफ कथित तौर पर झूठी खबर चलाई थी। यह सब चल रहा है। इसलिए मैंने कहा कि जो भी भाजपा के रास्ते में आएगा, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे शंकराचार्य हो, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। हर किसी की विश्वसनीयता पर हमला बोला जाएगा। यह चल रहा है राजनीति में। मगर मेरा एक सवाल दोस्तों, क्या झूठ के सहारे ही राजनीति होगी? क्या तथ्यों के आधार पर राजनीति नहीं हो सकती?
अगर आपको लगता है कि आपकी राजनीति में दम है, तो आपको दुष्प्रचार की क्या जरूरत है? आपको झूठ का सहारा लेने की क्या जरूरत है? यह कैसी बीमारी है भाजपा के अंदर? मैं इस बात को समझना चाहता हूं। और सबसे बड़ी बात, इस बीमारी को उनके अंधभक्त कैसे बर्दाश्त करते हैं? राजनीति झूठ के आधार पर क्यों चलेगी? इस वक्त साल 2024 में अगर आप तमाम राजनीतिक दलों पर निगाह डालें, तो भाजपा एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जिसने झूठ को वेपनाइज किया है, फेक न्यूज को वेपनाइज किया है। बात महिला सम्मान की करते हैं, मगर महिलाओं के खिलाफ अत्याचार को वेपनाइज किया है। सवाल यह कि क्या राहुल गांधी इस मुद्दे को एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना सकते हैं? क्योंकि देखिए, सिर्फ बिल्किस बानो का मुद्दा नहीं है, महिला पहलवानों का भी मुद्दा है। ये जो तमाम चेहरे हैं, कुलदीप सिंह सेंगर, बलात्कारी राम रहीम, स्वामी चिन्मयानंद, लंबी चौड़ी फहरिस्त है। याद कीजिए, इनके अपने एक सिटिंग सांसद हैं निशिकांत दुबे। इन्होंने एक अन्य सांसद और विधायक महुआ मोइत्रा और दीपिका पांडे सिंह के बारे में जो शब्दावली का इस्तेमाल किया था, वो शॉकिंग है। नगर वधु शब्द का इस्तेमाल किया था। और ये वो निशिकांत दुबे हैं जो संसद में खड़े होकर पत्रकारों के खिलाफ भ्रामक बयान देते हैं। इनमें इतनी भी हिम्मत नहीं है कि बाहर आके उसी बयान को दोहरा दें, मगर ये व्यक्ति लगातार बोलते रहता है। और ये वो व्यक्ति है जो हर बहस में भाजपा की शुरुआत करते हैं। एक व्यक्ति जो अब शब्दों का इस्तेमाल करता है, मर्यादा में नहीं रहता है और अक्सर झूठ का सहारा लेता है। यह हकीकत है निशिकांत दुबे और उनके जरिए भाजपा की। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भाजपा के खिलाफ राहुल गांधी की लड़ाई बहुत लंबी है और बहुत मुश्किल है। मुद्दा सिर्फ भाजपा का नहीं है दोस्तों, कांग्रेस के अंदर भी ढेरों समस्याएं। ये ना भूलें कि टिकट बंटवारे को लेकर इस वक्त कांग्रेस और उसके सो कॉल्ड सहयोगी दल जो हैं इंडिया गठबंधन में, उसमें कितनी बड़ी खाई है। चाहे पश्चिम बंगाल हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, हर राज्य में मुश्किलात हैं। अब जब सीटों का ही बंटवारा नहीं हो पा रहा है और कांग्रेस उलूल जुलूल मांग कर रही है सीटों को लेकर, तो मामला कैसे सुलझेगा? क्या राहुल गांधी दरियादिली दिखाकर अपने क्षेत्रीय पार्टनर्स से बात करेंगे और इन राज्यों में एक जूनियर पार्टनर के तौर पर जो हैं वो चुनाव लड़ने को राजी होंगे? और अगर नहीं हुए तो यकीन मानिए दोस्तों, 2024 में कांग्रेस का वो हश्र होने वाला है कि आप और हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि जमीनी स्थितियों पर गौर करके उसे नजरअंदाज न करके आगे बढ़ा जाए कि चुनौतियां तो पहले से ही बहुत हैं, जिसका जिक्र मैंने आज अपने शो में किया। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।